Good afternoon, student. Today we discuss about medical surgical nursing on the topic of lungs cancer. Yesterday I teach you about the oral cancer. कल हमने पढ़ा था. आज हम लंग्स कैंसर पढ़ेंगे. तो लंग्स कैंसर ऑन्कोलॉजी का सेकेंड टॉपिक है. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन और उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में. तो डेफिनेशन क्या है लंग्स कैंसर की कि लंग्स कैंसर लंग्स के 90 से 95% जगह पर अराइज होता है, जो इसमें कि क्या इन्वॉल्व होता है, एपिथेलियल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये डायरेक्ट एयरवे पे अटैक करता है, जिसमें कि ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स दोनों ही जगह को वो कवर करके ये लंग्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. और उस लंग्स कैंसर को हम कभी कभी ब्रोंकियोजेनिक कैंसर या ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा बोलते हैं. अब वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रोंकियल्स पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ठीक है. तो मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ आपके लिए. लंग्स कैंसर कैन अराइज एनी पार्ट ऑफ द लंग्स, बट 90 to 95% ऑफ कैंसर्स आर thought to arise from the epithelial cell and the cell lining the large and the smaller airway, bronchi and bronchioles. For this reason, lungs cancer are sometimes called bronchiogenic cancer and bronchiogenic carcinoma. तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि जो लंग्स कैंसर है ये है ना प्लूरल कैविटी, लंग्स को हम प्लूरल भी बोलते हैं, और लंग्स का जो स्पेस है नीचे का उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं. ओके. तो लंग्स के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में ये अराइज हो सकता है और फिर ये क्या करता है, एपिथेलियल सेल्स के थ्रू लंग्स के उस 90 से 95% के हिस्सों में क्या करता है, अफेक्ट करता है. और सीधा यह अफेक्ट कहाँ होता है, ब्रोंकियस में या ब्रोंकियोल्स में. और इस ब्रोंकियल और ब्रोंकियस में अफेक्ट होने के कारण इसको हम ब्रोंकियोजेनिक या कैंसर या ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा भी कहते हैं. ओके. Then now we have come to the etiology of the lungs cancer. Now etiology of lung cancer is, or it's caused by, let's discuss about the etiology of lungs cancer. The etiology of lung. नंबर 1, सबसे पहला ईटियोलॉजी इसका आएगा, जो कॉजेटिव एजेंट जो कॉज करेगा वो होगा स्मोकिंग, है ना. स्मोकिंग चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो. अब इसमें एक्टिव पैसिव क्या है. एक्टिव जो कोई भी पर्सन है वो खुद से स्मोक कर रहा है, मतलब फर्स्ट हैंड स्मोकिंग. और जो पैसिव है वो पैसिव मतलब कोई स्मोक कर रहा है और उसका जो स्मोक है वो हम वो धुआं हमारे एयरवे के थ्रू हमारे भी लंग्स में जा रहा है, दैट इज़ पैसिव स्मोकिंग. तो ये एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है. तो यहाँ पर हम एक्टिव पैसिव कैसे देखेंगे. सबसे पहले ईटियोलॉजी आएगी स्मोकिंग, एक्टिव एज वेल एज पैसिव, चाहे वो किसी भी तरीके से, है ना. दूसरा इसका ईटियोलॉजी क्या है, प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग्स कैंसर. इसके पहले भी लंग्स के किसी पोर्शन में कैंसर हुआ होगा, तो उस वजह से ये जो पहले की हिस्ट्री थी इस वजह से अभी भी कॉज होने के चांसेस होते हैं. सो प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर.
Then third one is familiar predisposition. Familiar predisposition मतलब होता है कि फैमिली में किसी को हुआ हो, ओके, और फिर वो कॉज हो रहा हो, ऐसे इस तरीके से। या फैमिलियल मतलब अगर लंग्स में नहीं हुआ है, कहीं और रीज़न में हुआ है, तो फैलते फैलते लंग्स पे आ गया, तो इस वजह से फैमिलियर predisposition। ओके, लंग्स डिजीज़। अब लंग्स की कोई भी डिजीज़ हुई हो पर्टिकुलर, लंग्स एब्सेस, लंग्स में रिलेटेड जो ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमेटिक डिजीज़, COPD, और these all are come under the lungs disease। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिजीजेज होती हैं ये क्या करती हैं, लंग्स में अफेक्ट करती है और इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, जिसके कारण फिर, और COPD जो है ये लॉट्स कलेक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। मतलब जितने भी डिजीज़ होती है, चाहे वो अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो गए, ये सारी जितनी भी डिजीज़ेज होती हैं ये सारी अफेक्ट करती है डायरेक्टली कहाँ पर, लंग्स में। सो दैट ये कैसे क्या कहलाता है, लंग्स डिजीज़ कहलाता है, और उसके कारण से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम एयर पॉल्यूशन लेंगे। इसका इटियोलॉजी है फिफ्थ, एयर पॉल्यूशन। देन एब्जॉर्ब फाइबर। एब्जॉर्ब फाइबर जैसे कि जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं, सपोज ट्राइडेंट है ना, और ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो मशीनों में काम करते हैं, उनके जो रेशियो होते हैं, मतलब जो फाइबर होता है वो उड़ के हमारे नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, हमारे ब्रोंकस में जाता है, और कलेक्ट होते होते वो एपिथेलियल सेल को डैमेज करके लंग्स कैंसर का रूप ले लेता है। सो दैट यहाँ पे क्या होगा, 6th पॉइंट है एब्सॉर्ब फाइबर। देन द लास्ट इज रेडिन गैस। रेडिन गैस से भी, रेडिन गैस मतलब कंपनीज में हम जो काम करते हैं वो गैसेस, ओके, मीथेन और ये सारी गैसेस जो होती है, अगर हम उनको भी हमारे एयरवे में जा रही है तो वो भी क्या करेगी, कॉज करेगी। ओके, तो अब ये थी इटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बाद। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहला साइन क्या होगा, इसके 3 तरीके से। सबसे पहला साइन और सिम्टम होगा वो रिलेटेड टू कैंसर होगा। दूसरा होगा जो मेटास्टेसिस मतलब रिलेटेड जो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होंगे वो होगा, और एक नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा जो इसके सिम्टम्स होंगे। सबसे पहला सिम्टम होगा एक जो है वो ये जो सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू cancer. Then the second symptom is related to metastasis, and the last
symptom is related to non-specific. ओके, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर। तो इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आएंगी? इसमें आएगा कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ओके, ब्रीथ, वीजिंग, चेस्ट पेन, वीजिंग साउंड के साथ वीजिंग होगा, ओके, चेस्ट पेन, देन कफिंग अप, ब्लड, ठीक है, और डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग। डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग को हम टर्म क्या लिखते हैं? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, इट इज डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग। ओके, तो ये था क्या? सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर। उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है? कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, वीजिंग मतलब वीजिंग होता है, वीजिंग इन द सेंस जो जब हमको सर्दी होती है तो हमारा चेस्ट जो है वो भरा भरा लगता है, तो वही। उसके बाद वीजिंग साउंड, चेस्ट पेन होगा, कफ विथ ब्लड होगा, डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया को हम डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर था? सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर के अंदर। अब हम देखेंगे सिम्टम्स रिलेटेड टू मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब होता है कि हम उसके मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसमें सबसे पहला आएगा ब्लड विजन, ठीक है, ब्लड विजन आएगा, हेडेक होगा, ओके, देन सीजर्स होंगे, और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक होगा, ठीक है, स्ट्रोक की कंडीशन भी होगी, वीकनेस होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, in any part of body. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो सिम्टम्स ऑफ मेटास्टेसिस है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ब्लड विजन होगा, ठीक है, ब्लड मतलब धुंधला दिखाई देगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, साइजर्स मतलब झटके आएंगे, स्ट्रोक के सिम्टम्स भी दिखने को मिलेंगे। स्ट्रोक मतलब झटके आना या अटैक जैसा आना, ठीक है, वीकनेस होगी, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, बॉडी के किसी भी हिस्सों में सेंसेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा? मेटास्टेसिस के अंदर। देन हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की, जो कि इसके लास्ट सिम्टम है। हमने इसको 3 तरीके से डिवाइडेड किया था। उसका लास्ट सिम्टम्स क्या है? नॉन स्पेसिफिक। सो हम उसके बारे में बात करते हैं, ओके। So non-specific symptoms. Okay. So what is non-specific symptoms? इसमें जो कोई मतलब इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, बस ये होगा रैंडमली। तो इसमें सबसे पहला आएगा वेट लॉस, ठीक है, वीकनेस, फटीग, ओके, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे सच एज डिप्रेशन, मूड स्विंग, मूड चेंजेस, है ना। ये सारे कॉमन होते हैं क्योंकि अगर इंसान को ये पता है कि वो मरने वाला है तो उसको डिप्रेशन होगा, राइट। तो उस कंडीशन में साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है वेट लॉस, ठीक है,
weakness, then after that fatigue, okay, then after that psychological symptoms such as CHLOGICAL, psychological symptoms such as depression, mood swings, mood changes, okay, mood changes are also common. Okay, so these are come under the non-specific treatment. Okay, so let's re-continue this. So what we learn about in the lungs cancer sign and symptoms, there are 3 types of symptoms that is shown under the lungs cancer. The very first was cancer related symptoms, which is cough, shortness and breath, shortness of breath, wheezing, chest pain, coughing or coughing with blood, okay, difficulty in swallowing, which is also known as dysphagia. And then what we learn about symptoms related to metastasis. Metastasis is a cancer that has spread to the brain, in which blurred vision or headache, seizures, symptoms of stroke, weakness, loss of sensation at any part of body. These symptoms are shown in the metastasis. And the last one is non-specific symptom, which is weight loss, weakness and fatigue, psychological symptoms as shown in the non-specific symptoms. So now we have come to the pathophysiology of lungs cancer. So how to write pathophysiology? Pathophysiology is to describe or to define as how the disease are come in or how the disease is enter in the body. कैसे कैसे वो आ रही है, कैसे कैसे वो ग्रोथ कर रही है, किन कारणों की वजह से आ रही है, फिर क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये चीज़ें हम किसके अंदर लिखते हैं? पैथोफिजियोलॉजी के अंदर. ओके, तो हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं. So pathophysiology. The number 1 is हमको इसमें सिम्टम्स और ईटियोलॉजी को लेकर ही सारे डिजीज़ का बताना पड़ता है कि कैसे क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हम किसी भी ईटियोलॉजिकल चेंजेस को लेंगे. सो ड्यू टू एनी etiological changes such as smoking, active, passive, prior history of lungs cancer, जो मैंने आपको etiology में लिखा है वही, ठीक है. etiological changes है etiological factor. Etiological factor. The cancer of the lungs arise from the epithelial cell. Okay, the cancer of the lungs can arise from the epithelial cell, which leads to the which affect to the bronchus and bronchioles
ओके, एंड देन विच लीड्स टू द कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके कारण यहाँ पे अफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, कफ होगा। ओके, व्हीजिंग साउंड आएगा, चेस्ट पेन होगा। ओके, सो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस इज अफेक्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस the lungs epithelial cell is affect the bronchus, जिसके कारण से क्या हो जा रहा है, लंग्स कैंसर कॉज हो जा रहा है। ड्यू टू दिस लंग्स कैंसर कॉज्ड। ओके, सो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखा हमने कि किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से कैंसर सेल जो है वहाँ पे अराइज हो रही है एपिथेलियल, लंग्स के एपिथेलियल सेल में, जो कि अफेक्ट कर रही है ब्रोंकस और ब्रोंकियल को, जिसके कारण से हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, कफ हो रहा है, व्हीजिंग साउंड हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, और इसकी वजह से लंग्स की एपिथेलियल सेल भी अफेक्ट हो रही है, और जो कि क्या कॉज कर रही है, लंग्स कैंसर को कॉज कर रही है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हम हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट, और दूसरा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, तीसरा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चले हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। उसके पहले हम डायग्नोसिस देखेंगे। तो डायग्नोसिस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस क्या होता है। हम क्या क्या करेंगे इसके ट्रीटमेंट में, सर्जरी वगैरह करेंगे, रेडिएशन, कीमोथेरेपी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ओके, CBC काउंट और ये सब चेक करेंगे। तो दीज आर कम अंडर द, और ये किसके अंदर आता है, डायग्नोसिस के इन्वेस्टिगेशन पोर्शन में। हम डायरेक्ट आते हैं मैनेजमेंट पे। तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट होगा सर्जिकल, क्योंकि इसका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो अगर हम ट्रीट करेंगे तो हम मेडिसिन देंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना, और पेन किलर्स देंगे, ये सारी चीज़ें, एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। बट अभी हमको मेन मैनेजमेंट लिखना है, तो वो सबसे पहला क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम कौन सी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, रिमूवल ऑफ चेस्ट लोब। अगर चेस्ट के लोब्स में कैंसरस सेल डेवलप हो रहे हैं तो उस लोब को ही हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हम सबसे, या तो उसको हटाने को हम क्या बोलेंगे, बायलोबेक्टॉमी या फिर न्यूमोनेक्टॉमी। लोबेक्टॉमी, ठीक है। बायलोबेक मतलब दोनों जगह के जो लोब्स है उसको हटा रहे हैं, वहाँ उसको रिमूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, बायलोबेक्टॉमी, टू रिमूव द लोब्स ऑफ द लंग्स। ओके, देन द सेकेंड इज न्यूमोनेक्टॉमी, इज एंटायर लंग इज रिलीज्ड, ठीक है, न्यूमोनेक्टॉमी।
is to remove, मतलब जितना पोर्शन उसमें है इन्फेक्टेड वो। ओके, ये था सर्जरी में। अब हम क्या करेंगे, और रेडिएशन थेरेपी देंगे। एज वेल एज हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे। ठीक है, ये किसके अंदर करना है हमें, कीमोथेरेपी टू किल दी और टू प्रिवेंटिंग द डिवाइडिंग सेल, इसमें ये होता है। ठीक है, टू किलिंग और टू प्रिवेंटिंग द डिवाइडिंग सेल। ओके, और रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, ट्यूमर्स की लिमिटेड ग्रोथ होती है, उसको हम क्या करते हैं, थेरेपी देते हैं। और कुछ रेजेस ऐसी होती हैं जिसके कारण वो रेज से किल हो जाते हैं, और इस एरिया का कैंसर हम रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी किलिंग दी कैंसरस सेल बाय रेडिएशन। ओके, ठीक है, ये था मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री और पोस्ट दोनों केयर देंगे, जिसमें हम केयर प्लान बनाएंगे। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव, तो उसमें हम हमेशा एयरवे का मैनेज करेंगे। ठीक है, और एयरवे मैनेज करेंगे और उसको एयरवे प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो ठीक तरीके से सांस ले सके, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ना हो ड्यूरिंग द सर्जरी। और पोस्ट में हम उसका चेक करेंगे कि उसको अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फ्लूइड इनटेक मेंटेन करेंगे, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे वो कुछ भी खा नहीं पी नहीं सकता, तो हम हमेशा फ्लूइड का मेंटेनेंस रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस करके रखेंगे। ओके, ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ वुंड तो नहीं हुआ है सर्जरी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम किसके मैनेजमेंट में देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let's summarize all those topics. First of all, we have seen about the definition of lungs cancer. So the lungs cancer is arise at any part of the lung, but 90 to 95% of cancer are the lungs cancer. Throughout the arise from the epithelial cell. The cell lining is a large and smaller airway, bronchi and bronchioles. For this reason, lungs cancer, sometimes the bronchogenic cancer or bronchogenic carcinoma. So it is called lungs cancer. So the etiology, next the part of etiology and risk factor is the smoking and passive smoking. Active smoking as well as the passive smoking should the risk factor and etiology of the lungs cancer. Prior history of lungs cancer, familiar predisposition, and lungs disease or at any air pollution. These are the etiology. Sign and symptoms. In sign and symptoms, it is divided into three main categories. First, the cancer-related sign and symptoms. Second, the metastasis, and the third one is non-specific. Then we discuss about the pathophysiology, how the disease is happen, or how the disease enter, and then what happening after that. Those are come under the pathophysiology. And then we have seen management. In management, we discussed about the surgeries of bilobectomy and as well as the pneumonectomy. Bilobectomy is the removal of lobes, and pneumonectomy is removal of entire lungs portion. And then we have discussed about the radiation and chemotherapy. After that, we discuss about the nursing management. In nursing management, it is divided because of surgery.
It is divided into two portions. The pre-operative and the post-operative. Later on we discuss about, I left this, the diagnosis portion. In diagnosis we have investigation of the lungs, and all the investigation should be ready already, and then we manage the things. So in diagnosis portion, the symptomatic treatment has to be given, and इन डायग्नोसिस हम उसमें क्या ऐड करेंगे कि ना, सर्जरी से रिलेटेड जो डायग्नोस्ट किया है कैंसर रिलेटेड, हमें उसको क्या सजेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और सारे आपके लेबॉर्ट्री टेस्ट आ जाएंगे डायग्नोसिस में। तो ये सारी चीज़ें हमने आज लंग्स कैंसर में पढ़ी। थैंक यू क्लास। टुमारो विल कंटिन्यू द स्टमक कैंसर. Tomorrow we learn about the stomach cancer. Thank you.